नमस्कार श्रोताओं। सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कहते हैं, योर ड्रीम्स आर व्हाट डिफाइन योर इंडिविजुअलिटी। दे हैव द पावर टू गिव यू विंग्स एंड मेक यू फ्लाई। जी हाँ, आपके सपने आपकी शख्सियत को बयां करते हैं। सपने आपकी उड़ान को और ऊंचा उठा देते हैं। शायद यही कारण है कि पीवी सिंधु दुनिया के सबसे सफल बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक हैं। जी हाँ श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में अब से कुछ देर बाद किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जापान की नोजोमी ओकुहारा ने महिला सिंगल्स और डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग आज से शुरू हो रही है। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम शीर्ष पर है और उसने कुल 9 में से 7 मैच जीते हैं। पंजाब अंक तालिका में 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है और उसने 9 में से 3 मैचों में जीत हासिल की है। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी निखिल की ये रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद सबकी निगाहें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर होंगी, जहां अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होने वाला है। जहां एक और अपने पिछले मैच में आईपीएल का इकलौता डबल्स सुपर ओवर जीतकर आ रही पंजाब की टीम अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस मैच को जीतकर प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। आईपीएल में हार जीत यानी 16 पॉइंट के साथ प्ले ऑफ में टीम की जगह लगभग तय मानी जाती है। सीजन का पहला सुपर ओवर दिल्ली और पंजाब के बीच ही खेला गया था, जिसमें रबाडा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत दिल्ली ने पंजाब को हराया था। जहां एक और पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल क्रीज पर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के शिखर धवन और श्रेयस अय्यर भी अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज दुबई में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल, किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। जहां एक और शीर्ष पर काबिज अगर हम देखें तो मनोज, दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो लगातार इतना शानदार प्रदर्शन रहा है इस पूरे आईपीएल में उनका, कि और जिस तरह से उन्होंने खेला है और एक तरह से हम कह सकते हैं यंगिस्तान टीम है। हालांकि वहीं दूसरी ओर इस समय किंग्स 11 पंजाब ने, जैसा कि पिछले अगर हम देखें तो संडे को जो मैच हुआ था सुपर ओवर में, डबल सुपर ओवर में जो कारनामा कर दिखाया था, उसके बाद से उनके हौसले भी बुलंद हैं। किस तरह का मैच आज आप देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो किंग्स 11 पंजाब की टीम है, कैसे जीतते जीतते मैच हारा जाता है उसकी मिसाल है। हालांकि पिछला मैच जिसका आपने जिक्र किया वो एक अपवाद स्वरूप आप उसको लीजिए, और वहीं कैसे हारते हारते हुए मैच जीता जाता है इसकी मिसाल है दिल्ली कैपिटल्स। और आप याद कीजिए दुबई में इनका पिछला मुकाबला जो इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था, महज 3 विकेट खो दिए थे बहुत जल्दी 13 रन पर दिल्ली कैपिटल्स ने, फिर 96 पर 6 और उसके बाद 150 का स्कोर पार करती है यही टीम दिल्ली कैपिटल्स की। स्टोइनिस की शानदार धुआंधार तूफान की वजह से मैं कहूंगा वो तूफानी पारी थी, और उसके बाद उनकी शानदार गेंदबाजी से जब डेथ ओवर में मुकाबला होता है वो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, और सुपर ओवर में महज एक गेंद पर 3 गेंदों पर 1 रन चाहिए, उसका भी वो बचाव कर लेते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं। तो इसे कहते हैं हारते हारते जीतना। और दूसरी बात मैं एक और संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो स्पिन बॉलिंग है दिल्ली की वो बहुत ही आला दर्जे की है। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल जो उनका टॉप ऑर्डर है उसको निपटाने का काम कर सकती है, क्योंकि 4-4 बार आउट किया है क्रिस गेल को और मयंक अग्रवाल को
आर अश्विन ने। जी बिल्कुल, और यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल की भी बात करना होगा, जो लगातार 3 आईपीएल मैचों में 500 से ज्यादा रन बनाने का उन्होंने जो अगर हम पूरी लीग की बात करें तो 500 से ज्यादा रन बनाने का अनूठा कारनामा करने वाला वो पहले भारतीय बन गए हैं। राहुल ने 2019 में 14 मैचों में 593 रन, जबकि 2020 के सत्र के 9 मैचों में 75 के औसत से 525 रन वो बना चुके हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सुरेश रैना ने लगातार 2 सत्रों में 500 से ज्यादा रन बनाए थे। वहीं दूसरी ओर विराट और रैना ने आईपीएल के 3 सत्रों में 500 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और अब राहुल उनकी बराबरी पर पहुंच गए हैं। लेकिन अगर हम लगातार 3 सत्रों में 500 से ज्यादा रन बनाने की बात करें तो अब राहुल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं जो ऐसा कर पाए हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, इसे कहते हैं निरंतरता। और मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी जब विराट कोहली के स्कोर जो आप याद कीजिए 2016 का विराट कोहली का फॉर्म, जब इतने ही मैचों में 561 रन बनाए थे विराट कोहली ने, और केएल राहुल 525 रन बनाना अपने आप में काबिले तारीफ प्रदर्शन है। इसी को बरकरार रखें और ऑरेंज कैप उनके सिर पर हमेशा बनी रहे, सुशोभित रहे, इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम बात करें गेंदबाजी की तो पंजाब के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई जो है समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और शमी ने सीजन में अब तक 14 विकेट लिए हैं, वहीं रवि बिश्नोई ने अब तक 9 बल्लेबाजों को आउट किया है। तो इनके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी रहेगी आज। निश्चित तौर पर। और आप अभी आप सुपर ओवर का आप ही जिक्र कर रहे थे, आप देखिए कि कैसे उन्होंने यॉर्कर मैन साबित हुए वो, और 5 रन जिस तरह से 5 रन का बचाव उन्होंने किया वास्तव में काबिले तारीफ है। और वहीं रवि बिश्नोई अंडर 19 की ये बहुत बड़ी खोज साबित हुए हैं और लेग स्पिनर के तौर पर मैं समझता हूं भारत के लिए भविष्य की वो उम्मीद है। बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो हम रबाडा की जरूर बात करेंगे, जो पर्पल कैप की रेस की आपने बात की तो उसमें काफी आगे चल रहे हैं। उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा 19 विकेट अपने नाम किए हैं और इसके बाद दिल्ली के लिए नोर्तजे ने 12 बल्लेबाजों को आउट किया है। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि एनरिक नोकिया को नहीं खिलाया जा रहा है, उनकी जगह पर एक परिवर्तन के तौर पर टीम में डैनियल सैम्स को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है रबाडा का आपने जिक्र किया, रबाडा वास्तव में डेथ ओवर के फनकार हैं और उनको पावर प्ले में भी 1 ओवर के लिए अक्सर लाया जाता है, वहां भी वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। और इससे भी बड़ी बात एक और मुझे नजर आ रही है कि इस मैच में ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं, क्योंकि पंत की वापसी का मतलब है 2 तरीके से दिल्ली को फायदा पहुंचना। एलेक्स कैरी जो सिर्फ एक विकेट कीपर थे, बल्लेबाज नाम मात्र के थे, अब उनकी छुट्टी हुई है तो हेटमायर आ गए हैं उनकी जगह पर, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी की जगह एक विदेशी खिलाड़ी आएगा। तो हेटमायर के आने से टीम को स्फूर्ति मिली है, ऋषभ पंत के आने से स्फूर्ति मिली है। तो ये मैं कहूंगा कि इस बार दिल्ली का पलड़ा निश्चित तौर पर किंग्स 11 पंजाब पर भारी है, लेकिन किंग्स 11 पंजाब बिल्कुल घायल शेर की तरह है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक मैच में थोड़ी सी भी चूक की तो बहुत बड़ी आत्मघाती साबित हो करो या मरो की स्थिति है उनके लिए, बंद हो सकता है। जी बिल्कुल। और अगर हम पिच की बात करें तो स्लो विकेट है थोड़ी सी दुबई की पिच, और यहाँ पे स्पिनर्स को काफी मदद मिल सकती है, बल्लेबाजों के लिए भी ये पिच अच्छी साबित होगी। और यहाँ की एक खास बात यह है कि इस मैदान पर कुल T20 जो है 61 मैच हुए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 34 बार जीती है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा सही वजह फरमाया आपने। और जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान हैं श्रेयस अय्यर ने भी कहा है, यहाँ हरी घास जरूर दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है, दिखावा है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो बॉलर्स हैं जो टर्निंग विकेट का इस्तेमाल करते हैं, गेंद रुककर आती है और उसका जो ज्यादा फायदा उठाएगा जीत उसी की होगी, क्योंकि मुर्गन अश्विन को भी हम देख चुके हैं, रवि बिश्नोई को देख चुके हैं, इधर अक्षर पटेल जो बहुत ही किफायती साबित हुए हैं, और आर अश्विन जो कि खासकर पंजाब के टॉप ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हालिया प्रदर्शन यही बयान करता है। जी बिल्कुल। और कल के मैच की बात कर लेते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। अबुधाबी में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 126 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में राजस्थान से 17 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान ने सीजन में दूसरी बार चेन्नई को हराया है। इस सीजन की 7वीं हार के साथ चेन्नई की प्ले ऑफ की राह अब मुश्किल हो गई है। वहीं राजस्थान 6 अंकों के साथ तालिका में अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर चेन्नई अंक तालिका में बॉटम पर है। कल के मैच के साथ ही एक खास बात और है, यहाँ पे चेन्नई के कप्तान धोनी आईपीएल में 200वां मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
जी हाँ, निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन टीम की जीत से बढ़कर कोई और उपलब्धि नहीं हो सकती। आपकी टीम बिल्कुल, मैं कहूंगा, चेन्नई एक्सप्रेस डिरेल हो गई है और इसको पटरी पर लाना है तो निश्चित तौर पर आपको अपनी गेंदबाजी को दुरुस्त करना होगा, अपनी बल्लेबाजी को दुरुस्त करना होगा। और बल्लेबाजी आप देखेंगे, गेंदबाजी देखेंगे तो वहां दीपक चाहर अकेले पड़ जाते हैं। बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी लेवल बिल्कुल है ही नहीं। और हम तो इस टीम को ओल्ड इज गोल्ड कहा करते थे, पता नहीं वो गोल्ड वाली बात कहां चली गई, कहां गायब हो गई। और अब चेन्नई एक्सप्रेस जो है दोबारा पटरी पर लौटे, लेकिन मुझे लगता है काफी देर हो गई है। और कल जो चेन्नई ने राजस्थान को लक्ष्य दिया था 126 रन का, वो इस सीजन का सबसे छोटा लक्ष्य है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 143 रन का टारगेट दिया था। जी हाँ, बिल्कुल 114-115 रन बनाकर भी जीतती रही है पहले चेन्नई सुपर किंग्स, तो ये उसकी गेंदबाजी की खूबी दिखाती है। लेकिन यहां क्योंकि अब उसके बाद वैसे गेंदबाज नहीं रह गए और मुझे तो उनका टीम प्रबंधन का कुछ समझ में नहीं आता। आप 3-3 स्पिनर खिलाते हैं और एक स्पिनर जो है आपका अंडर बोल्ड रह जाता है। इमरान ताहिर जो पिछली बार के पर्पल कैप के विजेता थे, वो बाहरी बैठे हुए हैं, बेंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। किस लिए उनको आपने टीम में रखा है जबकि वो पूरी तरह से फिट हैं? तो उनका कुछ टीम प्रबंधन का ना इस बार कुछ बिल्कुल। टीम में भी अगर हम देखें मनोज, तो इसमें 2 बदलाव किए गए। कर्ण शर्मा और ब्रावो की जगह पीयूष चावला और जोश हेजलवुड को प्लेइंग 11 का मौका मिला था कल। जी हाँ, जोश हेजलवुड पर आपका भरोसा है, लेकिन आपका भरोसा इमरान ताहिर पर नहीं है जो पर्पल कैप के विजेता हैं। जी, तो ये तो बात थी कल के मैच की। और आईपीएल के बाद अब बात करते हैं बैडमिंटन की। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की नोजोमी ओकुहारा ने महिला सिंगल्स और तीसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ओकुहारा ने तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन की कैरोलिना मारिन को लगातार गेमों में 21-19, 21-17 से हराकर महिलाओं का खिताब जीता। ये मैच लगभग 56 मिनट चला। दोनों खिलाड़ियों के बीच करियर का ये 16वां मुकाबला था और ओकुहारा ने इस जीत से रिकॉर्ड 8-8 की बराबरी कर ली है। पुरुष वर्ग के फाइनल की अगर हम बात करें तो एंटनसन ने 7वीं वरीयता प्राप्त हमवतन खिलाड़ी रिस्मस गेमके को 18-21, 21-19 और 21-12 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। ये मैच 1 घंटे 14 मिनट तक चला। एंटनसन को गेमके के खिलाफ 4 मैचों में ये चौथी जीत है। तो ये 2 बड़े मुकाबले, हालांकि भारतीय चुनौती इसमें पहले ही समाप्त हो गई थी श्रीकांत के हार के बाद। तो अब जिस तरीके से हम देखें कि नोजोमी ओकुहारा ने प्रदर्शन किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जी हाँ, बिल्कुल। और नोजोमी ओकुहारा के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि वो अब आने वाले समय में ओलंपिक हो चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, उन पर सबकी नजरें टिकी हुई होंगी क्योंकि उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया है, उन्होंने 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। कैरोलिना मारिन बेहतरीन खिलाड़ी है, इनकी पीवी सिंधु के साथ जो मुकाबले हुए हैं बहुत ही चर्चा का विषय बने हैं और वो भी स्टेट सेट अपने आप में बहुत ही अपनी सफलता की कहानी बयान करता है। नोजोमी पर अब नजरें रहेंगी पूरी दुनिया भर की अगले ओलंपिक में। बिल्कुल, और वो BWF रैंकिंग में पहले वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं और इसके अलावा 2016 समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है उन्होंने 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है। तो कई सारे उनके पास खिताब हैं। अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें 2016 के समर ओलंपिक में, इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने जो बड़ी कंसिस्टेंसी है उनके खेल में और लगातार जो है वो टूर्नामेंट जीतती नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि मारिन को उन्होंने पहली बार नहीं हराया, 8 बार हरा चुकी हैं। ठीक है, 8 बार हारी भी हैं लेकिन 8 बार हराया है। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराना और आप दूसरे तीसरे स्थान पर रहती हैं ऐसे वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स में, तो ये काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं अगर ये कंसिस्टेंसी लेवल रहा तो बैडमिंटन में महिलाओं की जंग और भी ज्यादा रोमांचक और संघर्षपूर्ण होने वाली है आगे आने वाले वर्षों में। बिल्कुल। एंटोनसन ने अगर हम देखें तो 2019 के मिन्स्क यूरोपियन गेम्स में उन्होंने चैंपियनशिप में वो खिताबी जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2017 के यूरोपियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक मिला था और उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में भी जीत हासिल की थी। तो बहुत सारे खिताब एंटोनसन के नाम है और उनका भी जो रिकॉर्ड है वो काफी बेहतरीन रहा है। एंटोनसन के साथ सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है उनका बैकहैंड बहुत ही मजबूत है, बेस लाइन पर खेलते हैं और विपक्षी की गलती का इंतजार करते हैं, ये उनको बहुत महान बनाता है। बिल्कुल। और इसके बाद अब ये टूर्नामेंट तो खत्म हो गया है लेकिन आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में बहुत सारे अगर हम देखें तो अगर
एशियाई चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, आगे जो अन्य टूर्नामेंट्स आएंगे बैडमिंटन में, तो उसमें भी अब बहुत सारे पहले भारतीय खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन अब काफ़ी लोग कोरोना के बाद से फिट हो गए हैं और वो अब इस आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग आज से शुरू हो रही है। ये लीग टीमों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी लीग है। इसमें 32 टीमें हैं जिन्हें 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। इस लीग में कुल 125 मैच होंगे और चैंपियंस लीग का प्राइज मनी करीब 1035 करोड़ रुपए है। इस लीग में चैंपियन को 165 करोड़ और रनर अप को 130 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर इस लीग की टॉप 5 क्लब की बात करें तो इसमें लिवरपूल, मैन सिटी, बार्सिलोना, बायर्न और पीएसजी शामिल हैं। इस लीग के अगर 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की बात की जाए तो उसमें एम्बापे, स्टर्लिंग, नेमार, सालाह और ब्रूइन शामिल हैं। इस लीग में रियल मैड्रिड 13 बार चैंपियन रह चुका है, वहीं दूसरी ओर एसी मिलान 7, बायर्न म्यूनिख 6, लिवरपूल 6, जबकि बार्सिलोना 5 बार चैंपियन रह चुकी है। इस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हमेशा की तरह रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 17 सीजन के 169 मैचों में लीग में 128 गोल किए हैं। तो जैसा कि मनोज, दुनिया की सबसे बड़ी लीग फुटबॉल लीग अब शुरू हो गई है, तो आप इसको बहुत करीब से कवर करते रहे हैं हमेशा से, तो क्या कुछ आप देखते हैं इस बार लीग में, क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन तो जो देखने में आया है, जो आपने जैसा भी बताया, 8 ग्रुप हैं, 32 टीमें हैं और 32 टीमों में सबसे बड़ी बात है बार्सिलोना क्लब और जुवेंटस एक ही ग्रुप में पड़ गई हैं दोनों, ग्रुप जी में। और एक टीम के जो स्टार प्लेयर हैं वो मेसी हैं और दूसरी टीम के रोनाल्डो के बारे में भी आपने बताया कि उन्होंने अपनी गोल संख्या जो है 128 तक पहुंचा दी है। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। इन दोनों की जंग पर मैं समझता हूं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और इसके अलावा बायर्न म्यूनिख है, रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड तो चैंपियनों की चैंपियन टीम है और एक से बढ़कर एक स्टार इस टीम में खेलते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये टीम जो है, ये टूर्नामेंट जो है, कई बार तो जो फुटबॉल विशेषज्ञ ही नहीं, एक आम आदमी भी कहता है कि एक साथ इतने सारे स्टार देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड कप जैसा, वर्ल्ड कप सॉकर जैसा रोमांच चैंपियंस लीग में देखने को अक्सर मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और कोरोना काल में जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि इसके पहले भी जब फुटबॉल के मैच हुए हैं तो कई बार जिस तरह से दर्शकों का उत्साह स्टेडियम में रहता है, कई बार वो घरों से निकल कर जब उनकी टीम हारती है तो वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक जुनून इस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बार तो मुझे लगता है रिकॉर्ड जो है ना, टीवी संख्या जो है, टीवी की जो टीआरपी है बहुत ऊपर जाने वाली है। और क्योंकि लिवरपूल और अटलांटा और ये सारी इंटर मिलान, एसी मिलान नहीं है, इंटर मिलान और रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख, ये सारी टीमें एक साथ आपको खेलती हुई दिखेंगी। सेविया और चेल्सी ग्रुप ई में, वो भी बहुत संघर्षपूर्ण और कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इसमें अपना वर्चस्व कायम रख पाती है। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। एशियाई ऑनलाइन नेशंस कप टीम चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय महिला शतरंज टीम ने कल 3 जीत के साथ शुरुआती मुकाबलों में पहले स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के 16 अंक हैं, जबकि फिलीपींस और ईरान 13-13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। अब क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला किर्गिस्तान से होगा। तो इस पर भी चूंकि हमारी टीम शीर्ष पर है, उम्मीद करते हैं कि जरूर, अगर हम फाइनल की बात करें तो टूर्नामेंट का फाइनल 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें कोनेरू हम्पी से लेकर और पहले विश्वनाथन आनंद ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं कि हर किसी की नजर रहती है, अगर शतरंज समझ में आए या ना आए, लेकिन हर कोई शतरंज में रुचि इसलिए लेता है कि हमारा स्टार खिलाड़ी उसमें कुछ रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि हासिल करे। बिल्कुल, और चलते चलते गोल्फ पर नजर डालते हैं। सेंट एंड्रूज स्कॉटलैंड में चल रही स्कॉटिश गोल्फ चैंपियनशिप में भारतीय स्टार गोल्फ खिलाड़ी शुभंकर शर्मा ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 का प्रदर्शन किया और वो संयुक्त रूप से 37वें स्थान पर रहे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।